बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस बाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। ताज़ा तीन खबरों के साथ तज़िया पेश करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज सियासत के हवाले से जो अहम खबरें हैं वो हम तज़िया के तौर पर पेश करेंगे, जबकि जो बेहतरीन तज़िया कार हैं उनकी खिदमत भी हासिल करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो मेरा साथ देंगे, इंग्लिश अखबार से उनका तल्लक है, सीनियर आदमी है जनाब शेर अली खालती, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर आदमी है जनाब नईम मूसा साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इनके साथ ही अपने प्रोग्राम से करेंगे। जी शेर अली खालती साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बाट साहब। जी जी, क्या हाल है खालती साहब, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खालती साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हलफ भी उठा लिया है, मुबारकबादें भी वसूल करना शुरू कर दी हैं। दूसरी जानब जो कौमी असम्बली का हमने अहवाल देखा है वो बड़ा ही अफसोसनाक है। वहाँ की जो सूरत हाल है उसको ऑब्ज़र्व करते हुए जो साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ थे, उन्होंने आज खुद अपने बेंच से उठ कर कहा ये कौमी असम्बली तो चलती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। तो आप कैसे देख रहे हैं? फिर आपने देखा MQM और PTI के दरमियान आज झगड़ा होते होते रह गया। फिर आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की बड़ी जज्बाती थी और बड़ी जमहूरियत की अपनी तरफ से अक्कासी पेश करने वाली तकरीर की कोशिश की कि बड़ी जमहूरी तकरीर मैंने की है। लेकिन जब असद सरफराज अपना असद कैसर ने उस के जो तकरीर का जवाब दिया तो वो माजरत खा अंदाज में उन्होंने कहा जी मेरे ये अल्फाज जो मैंने कहे हैं ये अजलास से हज़फ कर दिए जाए। जब इसी तरह बैरिस्टर गोहर जो मौजूदा PTI के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी उस तकरीर का जवाब दिया तो और सारी चीज़ें उन्होंने कहा जी, यानी कि माजरत खा के अंदाज में उन्होंने कहा जी मैं अपने वो अल्फाज वापस लेता हूँ। आपने देखा कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, फिर महमूद अचकज़ई के घर पर जिस तरह छापा मारा गया उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो जो तवज्जो तलब भी है, अफसोस भी उस पर करना चाहिए। PTI के रहनुमा जब तकरीर शुरू करते हैं तो हमारा जो सरकारी चैनल है जिसे हम PTV कहते हैं वो उनकी तकारीर को दिखाना बंद कर देता है। कभी जनाब कोई इश्तिहार उस वक्त चलना शुरू हो जाते हैं, कभी कोई इश्तिहार चलना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान की आवाम ने जिन्हें चुन चुन कर वोट दिए, जिन लोगों को अपना इंतखाब जनाब बनाकर वहाँ कौमी असम्बली में भेजा है, जिनके टैक्सेस से ये अदारे चल रहे हैं, क्या अभी भी सूरत हाल वही है कि आप बानी PTI की तस्वीर तो पहले ही नहीं दिखा रहे? उनकी तकरीर पर भी पाबंदी थी, उनके जनाब ट्रायल पर भी आप देखें कि बाहर नहीं आ सकते, जेल के अंदर जो तकरीर है, जो चीज़ें माफ़ी चाहता हूँ जो वहाँ की गुफ्तगू है वो भी नहीं आप कर सकते, हम उसका नाम भी नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें किस तरफ ले जा रही हैं हमें? ये सारा सिस्टम कैसे चल पाएगा? दूसरा जो चीज़ें हमने आज की और जिस दिन से ये इजलास शुरू हुए हैं देख रहे हैं, बज़ाहिर सूरत हाल को काबू में आती हुई दिखाई नहीं दे रही, एहतजाज बढ़ता जा रहा है। फिर आज के हमने एक ऐसे कालम नगार को भी देखा है जो कि जिसका आपके अदारे से तल्लक है। जंग अखबार में एक अंसार अब्बासी साहब ने जो कालम लिखा है उसमें भी उसने बड़ा कुछ मैसेज दिए हैं, और वो जो हमेशा PTI की मुखालफत में कालम लिखते हैं उस पर भी उन्होंने बड़ी आज क्लैरिटी पेश की है और इस बात का अहाता किया है कि PTI के साथ धांधली की गई है। फिर PTI की तरफ से मुसलसल उनके जो बानी हैं, आप देखें कि जनाब अमीन गंडापुरा, क्या नाम उनका, अमीन गंडापुरा जो वज़ीर आला पंजाब KPK के बने हैं। जी अमीन गंडापुर का KPK का वज़ीर आला बनना, पंजाब में जनाब आप देखें कि मियां असलम इकबाल का नाम वज़ीर आला के लिए देना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसे हम कह सकते हैं कि जहाँ से कबूलियत मिलती है उनके साथ अभी तक वो कोई वो रास्ता नहीं अपना रहे कि जिसके लिए हम ये कह सकें कि सुलह के लिए उनकी भी कोशिशें जारी हैं या वो सुलह कर सकते हैं। अगर बानी PTI को हम देखें तो उसके तो अभी भी सारी चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही हैं। कैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद कहा था कि उन्होंने हमसे वोट ही नहीं मांगा। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हम हुकूमत बना लेते हैं, पहले ही बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। तो उन्होंने कहा जी आपने एक
बड़ी जमात का हाल देख लिया है कि जो अपने बयानिए से पीछे हट गई है, आज वो किस तरह मिन्नतें करके दूसरों को साथ मिला रही है, और जिस तरह वो इलेक्शन में पिट गई है, तो हम अपने बयानिए का सौदा नहीं कर सकते। हम पीटीआई अपना पीपल्स पार्टी के साथ अटैच नहीं हो सकते। उनकी हमायत में बात करने वाले महमूद अचकज़ई जब सामने आए तो उन्होंने उसको बाकायदा सदर मुमलकत के लिए अपना उम्मीदवार नामज़द कर दिया। तो जो तो उनके एजेंडे को सपोर्ट कर रहा है, जो उनके बयानियों को सपोर्ट कर रहा है, उसको तो वो साथ मिला रहे हैं, लेकिन जो उनके बयानियों को सपोर्ट नहीं कर रहा वो उसके सामने खड़े हैं। तो अब असम्बली चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, क्या होगा जनाब? बात साहब, मैं राजा परवेज साहब की बात से ही बात शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट मुझे चलती हुई नजर नहीं आ रही। जनाब, उनको तो सिर्फ पार्लियामेंट चलती हुई नजर नहीं आ रही, मुझे ये कंपनी चलती हुई नजर नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ मुझे ये कंपनी भी चलती हुई नजर नहीं आ रही। जैसा कि 2018 में का इलेक्शन हुआ और कहा कि ये कंपनी नहीं चलेगी, तो 2024 भी उससे ज़रा मुख्तलिफ नहीं है। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, ये भी वैसा ही इलेक्शन है। तो इसमें बहुत से लोगों को जितवाया गया, बहुत से लोगों को हरवाया गया। अब जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं उन्हें भी यकीन नहीं है कि वो जीते हुए हैं या नहीं, और जो हार चुके हैं वो दुहाइयाँ देते फिर रहे हैं और वो अदालतों के दरवाज़ों पर नॉक कर रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि क्या हमें अदालतें भी रिलीफ दे पाएंगी, क्या हमें इलेक्शन कमीशन भी रिलीफ दे पाएगा या नहीं। तो वो बेइंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे हैं। भट्ट साहब, इस बार जो इलेक्शन हुआ बहुत कमाल हुआ। हम जैसे आम लोग तो इंसाफ के लिए दर बदर भटकते थे। इस बार पावरफुल एलीट, पावरफुल तबका जो अपने आप को जदी पुश्ती सियासतदान कहता है, जिनके बड़े बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं, जिनका कारोबार ही सियासत है, जो ये समझते हैं कि पैसा फेंको और जब जी चाहे वोट खरीद लो और इलेक्शन जीत जाओ। जी जी जनाब, वो भी इस बार बेयारो मददगार नजर आ रहे हैं। हाँ, कुछ असम्बलियों में पहुंच गए हैं। अगर हम कहें कि जी इनकी कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई हो, तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग किसी की भी नहीं है। हाँ, अगर किसी की है तो पॉलिटिकली चीज़ों को मनूवरिंग कैसे करनी है। हाँ, अगर किसी की ट्रेनिंग है तो पॉलिटिकली लॉबिंग कैसे करनी है। वोटर को कैसे, मैं समझता हूँ इस बार वोटर को नहीं खरीदा जा सका। वोटर ने अपना फैसला जो देना था वो दे दिया। ये जो फॉर्म 47 का बड़ा चर्चा है आजकल भाट साहब, वैसे आप लोग जो वकला हैं बड़े शरारती लोग होते हैं। हमें पहली बार समझा दिया, हम सादे से लोग हैं, हम सादा से अवाम हैं। फॉर्म 45, 47 का तो हमें पता ही नहीं था। आप लोगों ने हमें समझा दिया। इस इलेक्शन में चीज़ें हमें समझ आ गई कि चीज़ें, इलेक्शन किस तरह चोरी होता है, या पिछले 75 सालों में इलेक्शन किस तरह चोरी होता रहा था और अभी भी हो रहा है। तो कोई तब्दीली नहीं आई। मतलब अवाम ने तो अपना फैसला दे दिया। इसका मतलब यह है कि हम जो कहते हैं जमहूरियत, जो जमहूर की ताकत है, वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। हमें सिर्फ पावर शिफ्ट नज़र आ रही है, कभी जुडिशरी में, कभी पार्लियामेंट में, कभी इस्टेब्लिशमेंट में। ये जो पावर है ये घूम रही है, लेकिन असल पावर उन्हीं के पास है जो मैटर करते हैं। असल पावर तो ताकत उन्हीं के पास है जो जुडिशरी को भी चलाना जानते हैं, जो पार्लियामेंट को भी चलाना जानते हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब को देख लें, उन्होंने आज हल्फ ले लिया और बड़े खुश थे कि जनाब उन्होंने हल्फ ले लिया। लेकिन साथ आपने जरदारी साहब की बॉडी लैंग्वेज भी देखी होगी, आपने नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज भी देखी होगी। उनको ये भी पैगाम चला गया कि -2 हो गए। पीटीआई से इमरान खान माइनस हो गया, नून लीग से नवाज शरीफ साहब माइनस हो गए। अब बाकी तो बचे हैं एक जरदारी साहब। उनके लिए भी कहीं ना कहीं बस शुरली छोड़ रहा हूँ, आप इसको शायद शुरली ही लें, लोग भी शुरली लें। उनके लिए भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, जैसा कि बिलावल भुट्टो साहब भी दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब। मैं आपकी बात को चाहता हूँ आप जारी रखें। हमें नईमुस्तफा साहब ने ज्वाइन किया है, 1 मिनट की गुफ्तगू इनकी सुन लेते हैं, फिर आपकी तरफ आएंगे। पर आपकी बात जो है वो नईमुस्तफा साहब उनके जो है आप बता रहे हैं उसका जवाब उनसे लेंगे। जी नईमुस्तफा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्शद शेर अली खालती साहब सीनियर आदमी है, इंग्लिश अखबार से इनका तल्लुक है, दी न्यूज़ से, वो बात कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कि पंजाब असम्बली में पहले झगड़े देखे, शोर शराबा देखा, अब कौमी असम्बली में जो कुछ हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। आज भी जो कुछ तकारीर हुई
सूरत हाल फिर बात कर रहे थे जनाब शेर अली खालसी साहब कि राजा परवेज़ अशरफ जो साबिक़ कौमी असम्बली के स्पीकर थे, आज उन्होंने अपनी सीट से खड़े होकर जब इतना शोर शराबा वो जिस दिन से इजलास शुरू हुए हैं देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी ये पार्लियामेंट मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही। महमूद अचकज़ई के घर पे छापा, फिर उस पर आज भी बड़ी बात हुई, आज भी उस पर बड़ा एहतजाज हुआ, तो डिप्टी स्पीकर ने कहा जी आप इस पर बात ना करें। तो कहने का मकसद यह फिर वो तकारीर जो PTI के लोग कर रहे हैं तो वो PTV उसको दिखाने की बजाय वो जनाब उनके अहम लीडरान की तकारीर जो है वो हज़फ कर दी जाती हैं, वहाँ को इश्तिहार चला दिए जाते हैं। ये सारा सिस्टम कैसे चलेगा, ये कैसे चल पाएगा? देखिए जी, बात बड़ी जो है ज़रूरी करने वाली है ना, वो तो ये है कि हमारे यहाँ जो सियासी रिवायात हैं, जो अच्छी रिवायात हैं वो, और जो इखलाकियात हैं, हम उससे बहुत दूर हो गए। हमारे पास कोई ऐसा तरीक़ा नहीं है जिसके ज़रिए ये देखा जा सके, समझा जा सके कि अच्छाई और बुराई में तमीज़ क्या है। अब आप ये देखें कि ये तो इंतहाई जुल्म और ज़्यादती की बात है कि आप इजहार राय पर पाबंदी आयद कर दें। जो बुनियादी आइनी हकूक़ हैं आम शहरियों के, और मीडिया उनका एक ज़रिया है, उनका एक जो है वो बनता है सोर्स, तो उसको अगर आप पाबंदी इस अंदाज से लगा दें कि वो बोल ही ना सके, आईना ही दिखा ना सके, तो फिर मीडिया का भी कोई फ़ायदा हासिल उसूल नहीं है। अब पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो तो है ही सरकारी मीडिया, वो तो कभी भी कोई दूसरा रुख दिखाता ही नहीं तस्वीर का, और वो अगर दिखा रहा था लाइव कवरेज की इजाज़त भी उसी को थी कि फ्लोर ऑफ द हाउस से, पार्लियामेंट से सिर्फ वही कवर कर सकता था और आगे सबलेट करता था। अब वो भी आपने छीन लिया। और दूसरी एक अहम बात ये है, जो आज का सबसे अफसोसनाक पहलू था वो ये था कि हम महज मजम्मती बयान तक रह गए। अचकज़ई साहब के घर पर जो रात को जो कल शबखून मारा गया ना, जनाब वो बड़ा जुल्म था, बड़ी ज्यादती थी। और वो शख्स जो वजीर आजम के मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हो, सदर के भले उसके अददी जो मामलात है वो जैसे भी थे, लेकिन उनके साथ बड़ी ज्यादती थी कि उनके अहले खाना को इस तरह हरासा किया गया और उनके ज़ाती मुआवज़ीन जो हैं उनको पकड़ के ले गई पुलिस या जो भी आए थे करने के लिए। वो बड़ी ज्यादती थी। और मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत अच्छा जेस्चर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने, कि उन्होंने इसे कंडेम भी किया और उन्होंने कहा कि जी ये और फिर जेस्चर भी एक अच्छा दिया। ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जी, उसके जानिब जब उन्होंने हंस के कहा और ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आज आप वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हमारी वजह से हुए, तो बड़ी क्लैपिंग हुई वहाँ। मेरा ख्याल है कि ये मनाज़िर खुशाइन थे, लेकिन जो आप कदगन लगाते हैं, पाबंदी लगाते हैं, वो तो किसी तौर बेहतर नहीं है। उससे क्या जेस्चर देना चाहते हैं आप? ये आज फिर एक और एक्शन जो हुआ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो है वो रिजर्व सीटों के हवाले से इसका PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो पटिशन मुस्तरद की और सीटें जो मखसूस नशिस्तें थी अक़लियतों की, ख़वातीन की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून में तकसीम कर दी है बाकी जमातें जो एक दो जिनकी सीटें आई इससे। तो ये जो मुनासिब तरीक़ा नहीं है, मैं समझता हूँ कि इससे आप मज़ीद उलझाव पैदा करेंगे। और ये जो जमहूरियत अगर हमारे यहाँ लूली लंगड़ी सही, अपाहज ही सही, माजूर ही सही जो चल रही है, आप उसको भी चलने से रोकेंगे। मैं समझता हूँ कि दो तरफा जेस्चर जो है ना वो ऐसे होने चाहिए जिससे ये तासुर मिले कि हम वाकई जमहूरियत को परवान चढ़ाना चाहते हैं। ज़बानी जमा खर्च जो है ना, उसकी बजाय पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात हर एक ने की ना, हर एक ने की है जनाब। और वो अचकज़ई साहब की जो तकरीर थी उसमें उनका बयानिया और मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह था कि हम। अच्छा मुर्शद, यहाँ एक ब्रेक का टाइम हुआ है, दोबारा फिर यहीं से शुरू करते हैं जी। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले नईम मुस्तफ़ा साहब हमें ज्वाइन किया था, वो बात कर रहे थे पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से, वो पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उसके मुतल्लिक़ बता रहे थे कि वहाँ का जो माहौल है इंतहाई ख़राब है और ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुछ हो रहा है। इससे पहले जनाब शेर अली खालसी साहब अपना तज़िया पेश कर रहे थे। शेर अली खालसी साहब की तरफ दोबारा बढ़ते हैं जी। खालसी साहब, तो पार्लियामेंट की बालादस्ती की आप बात कर रहे हैं ना, पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं, अवाम की बालादस्ती होनी चाहिए। जैसे मुस्तफ़ा साहब ने फरमाया कि सरकारी टीवी, मुझे इस लफ्ज़ से भी इख्तलाफ है। सरकारी टीवी क्या होता है? पब्लिक टीवी है, पब्लिक टीवी होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पब्लिक की है।
प्रॉपर्टी पब्लिक की है। ये जो तनख्वाहें या सरकारी मीडिया जिसको आप कह रहे थे चल रहा है, तो ये अवाम के, पब्लिक के टैक्स से चल रहा है। बिल्कुल सही। और ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये अवामी पैसों से बनी हुई है। और ये जो पार्लियामेंटेरियन हैं अवाम से वोट लेके आए हुए, जैसे तैसे हम इस सिस्टम बेशक जैसा भी मिला हम कबूल तो करके बैठे हुए ना, सारे लोग करके बैठे हुए हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे, लेकिन जमहूरियत जैसी की तैसी है, जैसी है चल तो रही है ना। माने या ना माने, ठीक कह रहे हैं आपके वज़ीर आज़म जाली सही। अब पार्लियामेंट में जो लोग गए हैं वो जनाब हम यही कह सकते हैं वोट चोरी करके गए हैं, लेकिन सिस्टम तो एक जो है वो बिल्कुल रनिंग पोजीशन में आ गया है। जमहूरी सिस्टम तो हम जो है वो अडॉप्ट कर चुके हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। जी 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 भाट साहब, मुझे इस बार बहुत खुशी हुई कि तख्त लाहौर में और शहर इक़्तिदार में महमूद खान अचकज़ई की फेवर में मैं बातें सुन रहा हूँ जो उन्होंने तकरीर की। क्या उनके घर में पहली बार छापा लगा? क्या वो उनकी लाइफ में तो छापे पड़ते रहे, उनके घरों में तो पुलिस ही आती रही, पता नहीं कौन कौन से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जाके उनके घरों में छापे मारते रहे, किसी को कानो कान खबर ना हुई। अब क्या हुआ जनाब? क्योंकि एक कंधा चाहिए था पीटीआई को बंदूक चलाने के लिए, और वो महमूद खान अचकज़ई से बेहतर कंधा कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल सही। उन्होंने कंधा पेश किया और बंदूक भी चल गई और पूरे मुल्क में हलहला मच गई कि यार ये क्या हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल में माफी चाहता हूँ आपकी बात को मैं रोक रहा हूँ, टोक रहा हूँ। खालिद साहब, मेरे ख्याल में महमूद अचकज़ई जिस तरह उन्होंने जनाब पार्लियामेंट में खड़े होके जो बिल्कुल जिस तरह जवानमर्दी लोग हम समझ रहे हैं कि उसका मुजाहरा किया है, और उन्होंने बड़ी जनाब धुआंधार स्पीच करके बाद में जो भी हुआ जिस तरह भी हुआ, घर में आप ठीक कह रहे हैं पहला छापा थोड़ा है, लेकिन अब मेरे ख्याल में इस तरह का अब लोगों में काफ़ी लोगों में रुझान पैदा होता जा रहा है। लोग आज असद कैसर कह रहा था कि हम इस तरह की चीज़ों से नहीं डरते। मैं इस सीट पर बैठा रहा, वो मुखातब कर रहे थे स्पीकर को, और वो कह रहे थे जिस तरह मेरे साथ सलूक किया गया, हम पॉलिटिशियन हैं तो हमें इस पर बजाय इसके आप लोगों को मजम्मत करने के, तो आप लोगों ने जो कुछ या निगरान सेटअप ने हमारे साथ किया तो बड़ा उन्होंने कहा जी काबिल शर्म और बाइसे शर्म वाली बात है। और उन्होंने कहा जी ये अगर ऐसा होता रहा तो उन्होंने कहा जी ये आज हमारे साथ हुआ, कल को आपके साथ होगा, परसों को किसी और के साथ होगा। ठीक है आप? इस तरह का सलूक चपरासी के साथ भी नहीं होना चाहिए, स्पीकर के साथ भी नहीं होना चाहिए, वजीर आजम के साथ भी नहीं होना चाहिए। नईम साहब और हैं जी। ठीक, खालिद साहब बात जारी रखें जी। खालिद साहब जी। तो ये सलूक, इस सलूक को कहीं रुकना चाहिए, इसको कहीं से तो रुकना चाहिए। ये सिलसिला अगर ना रुका तो जमहूरियत कमज़ोर हो गई। फिर हाइब्रिड जमहूरियत, हाइब्रिड जो निज़ाम आपके अंदर इनकलकेट कर गया है उसके फिर बहुत से फलाज हैं। फिर आपको ह्यूमन राइट्स पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फिर आपको जमहूर की आवाज़ नज़र नहीं आएगी। फिर ये मैं फिर कह रहा हूँ जो ट्राइका है, जुडिशरी का, इस्टेब्लिशमेंट का और पार्लियामेंट या जो पॉलिटिकल एलीट है, ये सिर्फ आपको नज़र आएंगे। तो आवाम की तो बात ही नहीं सुनी जाएगी। महंगाई, बेरोज़गारी, लोग इस चक्की में पिस रहे हैं, कौन बात करता है? सिर्फ अगर बात होती है तो जनाब इमरान खान को माइनस किया जाता है, अगर बात होती है तो जी नवाज शरीफ माइनस हो गया, अगर कोई बात हो रही है तो जरदारी को माइनस करने की। आवाम की तो बात ही नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ये लाडले हैं, कभी चेहरे बदलेंगे। चेहरे को नहीं बदलना, हमने सिस्टम को बदलने का कहा था। हम लोग ने जो आम आवाम है वोट दिए थे पीटीआई को 2018 में कि ये कुछ सिस्टम बदलेंगे। अब वो सिस्टम तो ना बदल पाए, फिर वोट मिला इनको, मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसा भी मिला वोट तो मिला ना, इक़्तिदार में तो आ गए ना, आज हलफ उठा लिया ना, तो अवाम के सामने तो ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन जमहूरियत में जमहूर के लिए इन्होंने क्या किया? अब ये शहबाज शरीफ साहब का विजन क्या है? उनके IMF के पास फिर जाएंगे, फिर इन शहबाज शरीफ के साहब के पास इकोनॉमिकल विजन क्या है कि वो किस तरह महंगाई को, बेरोज़गारी को कंट्रोल कर पाएंगे। ये जो मुल्क कह रहे थे जी कोलैप्स हो रहा था, भाई कोलैप्स तो हम हो गए थे। अवाम जो है वो तो कोलैप्स कर चुकी थी, उनके घरों में जो चूल्हे हैं वो तो ठंडे पड़ चुके थे। इनको जो डर था
कि अगर हम इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाते हैं तो पाकिस्तान पे पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई अवाम को तो नहीं फ़र्क पड़ना, अगर फ़र्क पड़ता तो। खालिद साहब नईम साहब से 2 मिनट बात कर लें। जी नईम साहब, जिस तरह खालिद साहब बता रहे हैं, दूसरा ये कि जब मरीम नवाज़ ने हलफ उठाया तो उस वक्त लोग वो फ्लोर पे मौजूद नहीं थे, तो मरीम ने कहा अगर वो आज यहाँ मेरी तकरीर सुन रहे होते तो शोर करते मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। चलो बाद दूसरे दिन जब अजलास हुआ तो वो लोग आए, तो राना आफ्ताब को उनके बेंच पे जाके जब उन्होंने मुबारकबाद दी, सॉरी उनसे ये कहा कि मैं सिर्फ नून लीग वालों की वज़ीर आला नहीं हूँ, आप लोगों की वज़ीर आला भी हूँ, मेरे दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं, तो बड़ा अच्छा मैसेज गया था। लेकिन उसके साथ ही जैसे 2 दिन पहले आपने देखा कि हफ्ते के रोज़ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, तो लाहौर में जो एहतजाज करने वालों के साथ हुआ, तो लोग कैसे ये मान जाएंगे कि ये लोग अभी भी वो अपनी जो इंतकामी कार्रवाइयों से बाहर नहीं निकले। और अगर आज वज़ीर आज़म साहब सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करता तो कितना अच्छा होता। यानी कि ये चीज़ें हमारे करने वाली हैं जो कर नहीं पा रहे। ज़रा इस पे जो एहतजाजी मुजाहरों पे और वज़ीर आज़म के लिए जो कुछ करना चाहिए था ऐलान पे, उस पर ज़रा जीशा जी। यूनुस साहब, बात ये है कि ये जो एक दूसरे को बर्दाश्त करना है ना जनाब, और कानून और ज़ाब्ता अपनी जगह पर, लेकिन रिवायात और अच्छी रिवायात जो उम्दा रिवायात हैं वो जमहूरियत का और सियासत का हुस्न है। अगर हम इनको फरामोश कर देंगे और इनकी जगह पुरतशद्दुद और मुतशद्दिद अल्फाज का इस्तेमाल और इंतहा पसंदी का रवैया और एक दूसरे को इंतकाम या नीचा दिखाने की सियासत, अगर इसको फ़रोग देंगे तो फिर मसाइल जो है ना मज़ीद उलझते जाएंगे। आपको अगर 8 फरवरी का ये पैगाम अगर याद ना रहे ना, 8 फरवरी को कौम ने ये पैगाम दिया है जो, और वो बड़ा वाज़ेह पैगाम है, और उस मैसेज में ये साफ लिखा है कि आप अगर आवाम को फरामोश कर देंगे, उनके मसाइल से चश्मपोशी करेंगे और उनको जो उनके जायज़ हकूक़ हैं वो नहीं देंगे या सलब कर लेंगे, तो फिर नतीजा वही निकलेगा कि जो बहुत आज़ादाना कैंपेन चला रहे थे वो पसपा हो गए, उनको शिकस्त से 2-4 कर दिया गया, और जो बड़े ज़बरदस्त अंदाज से ऊंचे जा रहे थे, जो जीतने के इम्कानात थे, वो बेचारे कहाँ जाके गिरे। तो जो जिनको फातेह करार दिया गया वो फतह उन्हीं की हुई है जिन लोगों ने अवाम के मसाइल पर तवज्जो दी और अवाम के मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दी। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ क्या है, आपने अच्छा जैसे बताए दो कि मरीम नवाज साहबा ने बतौर वज़ीर आला जो है वो अपोजिशन की मौजूदगी को महसूस किया और अपोजिशन लीडर को जाके ये कहा कि जी मैं आपके वज़ीर आला हूँ, अच्छा जैसर था। लेकिन 2 रोज़ बाद अगर आपका अमल इसके मुखालिफ था तो इसका मतलब ये है कि आपके उस कहे की कोई वक़्त कोई वैल्यू नहीं है। शरीर पुलिस के साथ बड़ी आता हुई है, उन्होंने कह दी पंजाब भर में इतने मुजाहरे हुए हैं, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। ये सही बात, दुरुस्त बात है कि ये मुनासिब रवैया नहीं था कि मैं नहीं समझता कि इंतकाम जो है और कि जी फौरी जो है आप ऐसा इंतकाम। अच्छा शारी, माफी चाहता हूँ, हमारी आवाम का वास्ता किन लोगों से पड़ गया है। मैं 1 मिनट की बात करके खालिद साहब की तरफ आता हूँ, दोबारा फिर आपकी तरफ आते हैं। शारी, जब 1998 में मियां नवाज शरीफ को जनाब जिस तरह आपने देखा कि टेक ओवर होने के बाद हुकूमत से जनाब बर्खास्त कर दी गई और जेल में भेज दिया गया, तो नवाबुल्लाह नसरुल्लाह उस वक्त जिंदा थे, आपको याद होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो नवाबुल्लाह नसरुल्लाह समेत सारे लोग जो अपोजिशन वाले थे, तो उन्होंने इकट्ठे होकर इस पर बड़ा एहतजाज करना चाहा और इसके लिए एक जनाब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के उन्होंने काम शुरू किया। तो क्या हुआ, अगले दिन जनाब एहतजाज के लिए सारा कुछ करना था और नवाबुल्लाह नसरुल्लाह इसके लिए तैयार थे, वो सरबराह बने थे। तो रातों रात जब मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब चले गए तो अगले दिन किसी ने जाकर नवाबुल्लाह नसरुल्लाह से पूछा कि आप तो बड़ा कुछ कर रहे थे, आपका प्लान तो जनाब आप मिल चुके थे मियां नवाज शरीफ से, बेगम कलसूम नवाज से, तो वो तो आपको इतमाद में लिए बगैर सऊदी अरब चले गए हैं। तो नवाबुल्लाह नसरुल्लाह ने कहा था, यार मेरा ना पहली दफ़ा किसी सियासतदान से नहीं किसी ताजर से वास्ता पड़ा था, ये सारा कुछ इसलिए हुआ है, ये सारे शारी लोग कारोबारी हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सर जी बात ये है कि मैं ये बात आपकी दुरुस्त है, कारोबारी होना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कारोबारी होना चाहिए, मतलब परस्त मुनाफिक और एक दूसरे पर तानो तशनी करने वाला नहीं होना चाहिए। ये जो बात आपने दूसरी कही था, पहले सवाल आपका पहले सवाल दूसरी बात कि जी प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था जी कि वो सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान कर देते।
मेरा ख्याल है कि जो मुकदमात सियासी नौयत के हैं ना, वही हम उनसे साने 9 मई वाले नहीं कह रहे, जो सियासी उनको जो है ना, उनको इस खाते में रखा जा सकता है। लेकिन जिन सियासतदानों को किसी करप्शन के इल्जाम में, किसी वतन दुश्मनी के इल्जाम में या इस तरह की सजा उनको अदालती प्रोसेस के जरिए करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो ये दावा करती है कि हमारे किसी दौरे हुकूमत में एक न सियासी कैदी बना, न कोई सियासी मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन शायद मैं माफी चाहता हूँ, फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं। जी खालदी साहब, आज जो बात की खड़े होके वहाँ बिलावल भुट्टो ने, तो उन्होंने बड़ा जमहूरी अंदाज में सारी गुफ्तगू की, लेकिन जब उसको बैरिस्टर गोहर ने जवाब दिया, उसने कहा जब जनाब कैसरा इलाही का जो दुपट्टा छीना जा रहा था, जब पंजाब से ख़वातीन की पकड़ दकड़ हो रही थी, जब लोगों के घरों में पुलिस घुस के उनको जनाब ख़वातीन को हरासा कर रही थी, तो आपका एक भी मज़म्मती बयान नहीं आया। आज तो आपने मज़म्मती बयान दिया है कि जनाब जो महमूद अचकज़ई के साथ हुआ है नहीं होना चाहिए था। आज उन्होंने ये सारे मामलात की जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा किया है, और वज़ीर-ए-आज़म को ये मुतालबा मान लेना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि साना 9 मई की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, फिर उन्होंने साइफर केस पे उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो फ़हम तफ़हीम से हल की जा सकती हैं। भाई साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, और काश गोहर साहब को ये बात भी याद होती कि नवाज शरीफ जेल में बंद थे, उनके सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया, मरियम नवाज को। ये भी नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो इस बात की कभी भी जनाब जी बिल्कुल। और अदील फरियाल को जो गिरफ्तार किया गया, उनके घर से बीमार थी, अस्पताल में थी, छापे मारे गए, ये भी नहीं होना चाहिए था। और अब अगर ये इनको ये बात कह रहे हैं जी कैसरा इलाही का दुपट्टा छीना गया, ये पंजाब की रवायत नहीं थी। ये तो पंजाबियों के बारे में कहा जाता है ये तो दुपट्टा उड़ाने वाले होते हैं। ये पहली बार हो गया कि दुपट्टा छीना गया, उनसे कागजात छीने गए। खवातीन का तो एहतराम होता है, तो इसका मतलब क्या जेस्चर जाता है कि पंजाब में खवातीन की भी इज्जत नहीं रही। ये जो चीज़ें हैं ना, जमहूरियत को कमज़ोर कर रही हैं। ये इंसानी जो रवैये अपनप रहे हैं, ये गैर इंसानी है। और जहाँ चीज़ें गैर इंसानी चल पड़े, वो समाज बहुत पीछे चला जाता है। और अब दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई। जानवरों के हक़ों की बात करें, यहाँ तो इंसानी हक़ूक़ पामाल हो रहे हैं। आप किस रियासत की बात कर रहे हैं भाट साहब? अब ख़वातीन से दुपट्टे छीनने, उनके कागजात छीनना, उनके घरों में गिरफ्तारियाँ करना, पुलिस छापे मारना, ये पुराने ज़माने की चीज़ें होती थी। अब दुनिया बदल गई है। अब अगर किसी को टैकल करना है और बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन खुदारा उनको अपने हक से महरूम ना करे। उनको इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करने दें, अवाम उनको रिजेक्ट करे। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। अब आप जैसा कह रहे थे कि गंडापुर की बात हो रही थी, अब गंडापुर बन गए हैं वजीर आला। ये वहाँ के अवाम की चॉइस है। वो मुझे ना पसंद हो सकते, आपको ना पसंद हो सकते, लेकिन वहाँ की अवाम की तो चॉइस है ना। अवाम ने उनको वोट दिए हैं, तो फिर अगर खुदा ना खास्ता वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम अवाम उनको इलेक्ट नहीं करेंगे। अवाम के फैसले की यहाँ पूरी दुनिया में एहतराम किया जाता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? अवामी उमंगों की ये जो पार्लियामेंट होती है, तर्जमानी होती है। बदनसीबी ये है कि ना बिलावल हमारा तर्जमान है, ना शहबाज शरीफ हमारा तर्जमान है, ना गंडापुर, ना इमरान खान। सब आए हैं अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कोशिश कर। आज बिलावल भुट्टो तो जज्बाती हो रहे थे कि महमूद खान अचकज़ई पे छापे नहीं पड़ने चाहिए। ठीक है, उन्हीं का ही बिलावल भुट्टो का ही एक जो सेनेटर है बहरामंद तंगी, वो कहता है कि जनाब आप सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाएं। जी जी, अब वो तो पीपल्स पार्टी खुद को डिस्टेंस कर रही है, लेकिन वो पीछे इन चीज़ों से पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। अब पीपल्स पार्टी को आप कहते थे जमहूरी पार्टी है, जो कि हम समझते भी रहे। उनके अगर पैर देखें ना, खुरा हम तलाश करें, तो वो तो फिर ज़िया की तरफ जा रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जमहूरी पार्टी है? जमहूरी पार्टियां ऐसे करते हैं। जमहूरी पार्टियां ने अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, जो सेनेटर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग की होती है। तो बहरामंद तंगी को घुस बैठे है, कैसे घुसा है जो कहता है जी सोशल मीडिया को। इसका मतलब ये है आप
राय की आज़ादी से डरते हैं। आपकी जो रियासत है अब इस काबिल नहीं रही कि राय की आज़ादी का जो वज़न है वो उठा सके। लोगों को बोलने दे, लोगों को कथारसिस करने दे। अगर कथारसिस इनका नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? वो आपस में लड़ेंगे मरेंगे। तो भाई जहाँ जहाँ आप नेचुरल वेज ऑफ एक्सप्रेशन जब भी किसी मुल्क और कौम ने बैन किए वो तबाह बर्बाद हुए। तो इस मुल्क को, इस कौम को भी चाहिए कि नेचुरल वेज ऑफ एक्सप्रेशन को बंद ना करने दे। अब पार्लियामेंट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर वहाँ आके कोई बात करता है तो ये नहीं है कि शाम को उसके घर छापा पड़ जाए। अगर पिछली गवर्नमेंट ने ये गलती की थी तो इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क सिर्फ इन लोगों का नहीं है, ये 25 करोड़ आवाम का भी है। भाई उनके मसाइल पे भी तो बात होनी चाहिए ना। अगर उनके मसाइल पे आप ये जो पार्लियामेंट है गुफ्तगू नहीं करेगी, इनको सिर्फ महमूद खान अचकज़ई नज़र आते हैं या कोई इस तरह के पॉपुलर जो लीडर है वो नज़र आते हैं। इनको आवाम भी नज़र आनी चाहिए। जहाँ पुलिस इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर्स होते हैं वो भी नज़र आने चाहिए। आपके जो मुल्क है इसमें एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा फैल गया है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? दहशतगर्दी के अफरियत से हमें कौन जान छुड़ाएगा? दहशतगर्दी एक बार से फिर सर उठा रही है। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो को ये बात करनी चाहिए थी कि मेरी जो माँ है वो दहशतगर्दों ने कत्ल की। इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। बिलावल भुट्टो को चाहिए अपोजिशन को मिलाए, KPK को मिलाए, बलूचिस्तान को मिलाए, सिंध को मिलाए, पंजाब को मिलाए और कहे कि हम एक कौम एक आवाज़ होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ें। तो ये क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एक जैसे कहते हैं ना तो बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर, अब इनमें जंजीर वाला रहा नहीं है। इनके जो कद है वो बहुत छोटे हो गए हैं। ये जो पार्टियां हैं ये पार्टियां नहीं रही, ये पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बन गए हैं। इनकी जो आउटरीच है वो सिर्फ सूबों तक महदूद रह गई है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने मफादात को और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए सियासत की, अवामी सियासत कोई कर नहीं रहा। अच्छा खालिद साहब, आप नईम साहब से जरा ये चीज़ें बात कर लेते हैं। उनका सिर्फ एक सेंटेंस में कहना चाह रहा हूँ। जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वर्डिक्ट दिया, ठीक है, अगर आपने उनको रिजर्व सीटें नहीं दी, ना दे, कानून भी यही कहता है, लेकिन फिर ये आपने बात कहाँ से निकाली कि बाकी पार्टियों में तकसीम कर दी जाए वो सीटें? तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फैसला है सियासी फैसला है, आप कंप्रोमाइज्ड हैं। आपका जो फैसला है वो फैसला नहीं है, वो आप किसी को फेवर दे रहे हैं। मैं आपकी बात को लेके आगे बढ़ता हूँ। आज जब एक साहब जो है वो बात कर रहे थे पार्लियामेंट में, तो डिप्टी स्पीकर ने कहा कि जी आपको हमारे जो अदारे हैं उस पर बात करने का हक हासिल नहीं है, तो आप ये गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो वो हमारे जो अरकान थे जो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा जी आप मुझे ये बता दें कि हमारे वो जिनकी बात आप कर रहे हैं वो कहाँ कानून में लिखा है कि वो जो चाहे मर्जी करते हैं। तो यानी कि ये चीज़ें अब वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जा रही हैं। जी शाह जी। जनाब यूनुस साहब, हम लोग, ये बड़ा अच्छा इन्होंने फरमाया कि जी हम लोग अपनी असल मंजिल की तरफ नहीं चल रहे जनाब, और भटक गए, कहीं भटक गए रास्ते में। ना हमें बर्दाश्त है एक दूसरे के बर्दाश्त की। मैं माफ़ी चाहता हूँ शाह जी, बर्दाश्त की बात तो बाद में है। ये आप देखें ना कि लाहौर में और कराची में बैठ के बात हो रही थी कि जी ये लूली लंगड़ी हुकूमत हम नहीं लेंगे, हम इस अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। तो ठक से लियाकत चट्टा साहब सामने आए, उसी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। हाँ, ये देखें, ये मैं यानी कि आप देखें ना कि जैसे ही उन्होंने एक बंदे को सामने लाए, इनकी औकात याद कराई, तो उसी रात ही एक टेबल पे इकट्ठे हो गए। तो ऐसे हालात में जब सियासतदानों को प्रोग्राम में ये कहा था कि लियाकत चट्टा साहब जो है ना यू टर्न ले लेंगे, मैंने कहा था ना जी, आपको ये महफूज होगा। नहीं, वो जहाँ से कबूलियत हो रही थी, जो कुछ करवाया गया वो मैसेज था, वो दे दिया गया कि भाई आप लोगों की ये सीटें वापस हो सकती हैं। अब आपने मेरा ये जुमला जहन में रखना है जनाब, जो मैं कहने लगा हूँ। ये इमरान खान की हुकूमत के मुआवजे से लेके इमरान साहब के खिलाफ जो इम्पीचमेंट पेश हुई, उस इम्पीचमेंट से इलेक्शन के नताइज तक हर एक इवेंट बाकायदा एक ही प्लानिंग का हिस्सा है जनाब। मैं बड़े वसूख से और बड़े जानदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि सब कुछ प्लान है
एक मंसूबा बंदी के तहत सारा कुछ हो रहा है, और वो जो कुछ हो रहा है उसमें सियासत का, सियासतदानों का, सियासी जमातों का बहुत कम अमल दखल है। ऐसे ही जिन्होंने जितनी कोशिश की थी उन्होंने उतनी कोशिश की, उनको ज्यादा कोशिश के लिए कहा ही नहीं गया। और जिसको मैंने आपसे कहा था कि हाथ पांव बांध कर मैदान में जब फेंका जाता है ना पहलवान, तो शिकस्त उसका मुकद्दर होती है। अब वो शिकस्त मुकद्दर तो बन गई थी, लेकिन मसला था सियासतदानों के अपने इम्तिहान का भी। और वो इम्तिहान को मैंने आपसे कहा था कि मुकाबला है सियासी मकबूलियत का, अवामी मकबूलियत का और सियासी बसीरत का। जो सियासी बसीरत में आगे थे वो इक़्तिदार में आगे आ गए जनाब, जो सियासी मकबूलियत में थे वो पसे पर्दा रहे या पसे जिंदान रहे। एक तो ये समझ लें। दूसरी बात अहम यह है कि हम लोगों ने माजी से सबक नहीं सीखा। जितने वाक़यात बताए गए, मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत का तज़किरा हुआ, उस शहादत से लेकर आज तक बिलावल भुट्टो ने ये ज़बानी तौर पे ज़रूर हमें एक दफ़ा एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अगर कराची से और खैबर तक अपनी स्याह लिबास पहनकर अपनी वालदा का नवा पढ़ूंगा तो लोग मुझ पे फरेफ्ता हो जाएंगे और मेरे गरीबिदा हो जाएंगे। ये बात दुरुस्त है जी। लेकिन वो नोहा पढ़ा क्यों नहीं गया जनाब? मैं बड़ा खुश हुआ इस बात पर कि भुट्टो साहब की फांसी का केस रीओपन हुआ जनाब, और मुझे इस बात की भी खुशी होगी कि अगर आर्टिकल 6 के तहत जिम्मेदारों की लाशें अलामती तौर पर वहां से अलामती फांसी दी जाए, मुझे इसकी भी खुशी होगी। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी हो अगर आज कौम को इस बात पे एतमाद में ली जाए कि मोहतरमा शहीद के पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या थे और उन्हें क्यों सियासी मंजरनामे से गायब किया गया, मुझे ज्यादा खुशी होगी। और मुझ जैसे जितने बाशऊर अवाम है पाकिस्तान के, वो सारे के सारे इस बात पर खुशी का इजहार करेंगे। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये रिस्क कौन लेगा। अगर ये भुट्टो साहब वाला केस मंतकी अंजाम को पहुंच जाए तो मेरा ख्याल है कल आने वाला कोई जुल्फकार अली भुट्टो जो है ना वो तख्तादार पे नहीं चढ़ेगा। शादी माफी चाहता हूँ, आज बड़ा जोरों शोर से ये बार बार आवाज़ बुलंद की गई कि जो बाजवा साहब है उनका जनाब बिल्कुल कमीशन बनाया जाए, बिल्कुल उनका मीडिया ट्रायल हो, उनका जनाब दूसरा, यानी कि सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता ये जिस तरह बता रहे हैं कि जो सियासी बसीरत वाले थे वो सामने आ गए, जिनमें सियासी बसीरत नहीं थी वो लोग पीछे रह गए। लेकिन शायरी अवाम के वोटों पर कब तक डाका पड़ता रहेगा? और ये जो बिल वक्ती लोग लाए जाते हैं ये तो पार्टियां तबाह होकर रह गई हैं। अब आप देखें ना कि इससे कोई ये तो नहीं कि नून लीग हुकूमत में आ गई है, कारकर्दगी क्या दिखाएगी, ख़जाना खाली पड़ा है, इससे तो वो तबाही की तरफ ही जाएगी ना, अवाम को वो फेवर तो नहीं दे पाएगी। देखिए, क्या आप समझते हैं कि किसी भी इलेक्शन में जनाब अवामी मैंडेट का एहतराम किया गया है? मैं नहीं समझता कि आज तक पाकिस्तान में होने वाला कोई भी इलेक्शन शफाफ था या धांधली से पाक था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आ रही हैं शफाफियत की तरफ और ये लानी पड़ेंगी। देखिए ना, आजकल सोशल मीडिया है। आज मैं शायद हामिद मीर की आज मैं पोस्ट देख रहा था, खड़े थे और उनके एक कतबा उनके हाथ में था और वो कह रहे थे कि अवाम ने तो अपना फैसला दे दिया है, अब अवाम को गालबन उन्होंने एक बांग्लादेश का नाम लिया है और दूसरा वो ले रहे थे शायद इटली का ले रहे थे या किसका ले रहे थे। वो कह रहे हैं कि क्या अब अवाम को अपने हकूक लेने के लिए उनका रास्ता अपनाना पड़ेगा? नहीं, अवाम के हकूक ऐसे नहीं मिला करते। देखें, सीधी सी बात यह है कि जिन लोगों ने, जिन अक़वाम ने कुर्बानी दी उनको उसका समर भी मिल गया। जनाब हम लोग जो है ना, हम अब चूरी खाने वाले तोते आहिस्ता आहिस्ता बनते जा रहे हैं और हम पे जितना मर्जी मुसल्लत। आप देखिए ना, ये जो IMF ने कहा जनाब कि ये जो अशियाए सर्फ हैं पेट्रोलियम समेत, जनाब उन पे GST जो है वो एक नए तलवार की सूरत में आ गया हम पे जनाब। अच्छा, अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि 2 साल मुश्किल होंगे जनाब, यूटिलिटी स्टोर पे रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें अभी पहला हफ्ता मुकम्मल नहीं हुआ, इख्तदार आए जनाब वफाक में और पंजाब में, ठीक है जी जी। तो हमने ये तस्करे शुरू कर दिए हैं, तो इस पे भी अभी तक लोग तालियां बजा रहे हैं और कई तो बगले भी बजा रहे होंगे जनाब। तो ये जो बजा रहे हैं तो उसकी रीजन सिर्फ इतनी है। शायरी आप लास्ट 1 मिनट है आपने करनी है, इसके बाद 1 मिनट जनाब खालती साहब की तरफ है जनाब। हम चिकना घड़ा हो गए हैं, चिकना घड़ा जो है उस पर जो पानी पड़ता है वो बह जाता है और बहे जा रहा है, हम सहे भी जा रहे हैं और हमने कोई किसी किस्म के रिटेलिएशन नहीं की। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा,
ये फरवरी 2024 का सबक अगर हमने फरामोश कर दिया जनाब और उस पे कान न धरा और ये न देखा कि अवाम ने क्या फैसला दिया है, तो आने वाले इलेक्शन जो है ना वो 2 साल बाद हो या 4 साल या 5 साल बाद, मेरी तो दुआ ये है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, लेकिन जितने अरसे बाद भी इलेक्शन हो, अगर उस इलेक्शन तक हमने अपना किबला दुरुस्त न किया, अवामी मैंडेट का ख्याल न रखा और जिस शख्स को भी इख्तिदार मिल गया है उसने अवामी मसाइल की तरफ कान न धरा, तो नताइज 8 फरवरी 2024 से ज़्यादा ख़तरनाक होंगे और खाकम बादान ऐसा ना हो कि वो जो है वो 16 अक्टूबर सन 1971 वाला मामला हो। जी खालिद साहब, आप भी कंक्लूजन दे दें कि अब 1 मिनट में आप देखें कि हम सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, जिस तरह कई लोगों ने आज भी पार्लियामेंट में होकर कहा कि हमें बड़ा असद कैसर की बात कर रहा हूँ कि बड़ा दबाव डाला गया, बड़ी धमकियाँ दी गई, घरों से उठाया गया, बड़ा कुछ किया गया, लेकिन हमने पार्टी कहा कि हम मर जाएंगे, पार्टी नहीं छोड़ेंगे। और जिनको आप देखें कि जनाब सामने लाया गया, जिनको आप कह रहे थे कि ये तो जनाब बड़े वो लोग हैं जो बिल्कुल जनाब बड़े आसानी से जीत जाएंगे, इनका हल्का बाब में बड़ा कदकाठ है, और उनको लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा चीज़ें तो उस तरफ जा रही हैं कि हालात ज़रूर तब्दील हो जाएंगे। जी खालिद साहब। भाट साहब, इस वक्त हमें मिसाक जमहूरियत की बजाय मिसाक जमहूर की ज़रूरत है जनाब। मिसाक माशियत का मतलब 40 ख़ानदानों की माशियत मजबूत होना नहीं है, 25 करोड़ अवाम की मैशियत का मजबूत होना मिसाक माशियत होगा। अगर मिसाक माशियत और मिसाक जमहूर को बेहतर कर लिया जाए तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है, नहीं तो आप अनार्की की तरफ जाएंगे और इस मुल्क में आपको क्योस देखने को मिलेगा। और 75 साल बहुत हो गए, हमने डंडे खा लिए, हमने बहुत सी तकलीफ़ें सह लीं, अब इससे ज़्यादा आवाम को ना तंग किया जाए, आवाम को और ज़्यादा परेशान ना किया जाए। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो मैटर करते हैं इस मुल्क में, जो ड्राइविंग सीट पे भी बैठते हैं और जो पीछे बैठ के भी इस मुल्क को चलाते हैं, खुदारा ये मुल्क तभी बच सकता है, सही सलामत के साथ चल सकता है जब मिसाक जमहूर होगा। अगर जमहूर खुशहाल होगी तो मुल्क खुशहाल होगा। मुल्क पहाड़ नहीं होते, समुंदर नहीं होते, कोई बॉर्डर्स नहीं होते, मुल्क इंसान होते हैं। मुल्क का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं होता, उसमें रहने वाले मकीन होते हैं। मकीनों का ख्याल रखें, अपने शहरों का ख्याल रखें, उनका सोचें। बहुत तो शुक्रिया जनाब शेर अली खालिदी साहब, जनाब नईम मूसा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने जो मुफीद तजज़िये हैं वो पेश किए, आपने जो पार्लियामेंट की सियासत की जो मुल्क के हालात हैं आपने ताती सूरत हाल पर तजिया पेश किया। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान यूनुस पार्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।